सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चैप्टर 15 काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर, ठीक है। अब तुमने प्लांट फिजियोलॉजी अगर तुमने पढ़ लिया अभी तक, रिलैक्स हो जाओ काफ़ी, तुम्हें अभी तो मज़ा आने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अगर तुमने पहले सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, इसमें कुछ खास नया नहीं मिलेगा तुम्हें। मज़ा आएगी बट पढ़ने में, ऐसा लगेगा कि सब कुछ रिवाइज हो रहा है, चलो ये भी ठीक है। So you have already studied the organization of the flowering plants in the chapter 5. क्या have you ever thought what, where, how the structure like root, stem, leaf, flowers, fruits, seeds arise and that too in orderly sequence, मतलब किस तरीके से ये orderly sequence में arise होते हैं, तुम्हें देखा ये चीज़। So you by now aware of the term seed, seedlings, है ना, हल्की सी सीड उग जाती है, जो प्लांटलेट हल्का सा प्लांट उग जाता है, तो एंड मैच्योर प्लांट, ये सब तुम्हें पता है। यू हैव ऑल्सो सीन द ट्रीट कंटिन्यू टू इंक्रीज द हाइट एंड द गर्थ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तुमने सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ा था। तो देखो इस चैप्टर को, वैसे इस चैप्टर की प्री रिक्विजिट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। However, the leaves and the flowers and the fruits of the same tree not only have a limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly. तो ये चीज़ होती है। Why does the vegetative phase precedes the flowering in plants? In plants or in plant organ, all plant organs are made up of a variety of the tissue. Is there any relationship between the structure of the cell, a tissue, an organ, and a function that they perform? Can the structure and the function of these be altered? All cells of the plants are descendants of the zygote. अरे चिंता मत करो, सिर्फ रीडिंग वाला वीडियो नहीं है, बट अभी क्या ही बताऊँ मैं इसमें। So the question is then why and how they have a different structure and functional attributes. Development is the sum of the two process. दो प्रोसेस का रहता है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होपफुली तुम लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेल, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाता है सेल। जैसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब टिश्यू परमानेंट बन रहा होता है तो वो डिफरेंशिएशन के थ्रू बनता है, ठीक। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। सो टू बिगिन विथ, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from the zygote follow a precise and highly ordered succession events. During this process, the complex body organization is formed. They produce roots, leaves, branches, flowers, fruit, seeds. Eventually, they die. Okay. So the first step in the process of the plant growth is the seed germination. The seed germinates when the favorable condition for the growth exists in the environment. The absence of the such favorable condition, the seed do not germinate. ये सब तो हमें पता है, ठीक है। And goes into the period of that suspend growth or rest. तो सीड शांति हो जाता है थोड़ा, अगर वाटर वगैरह नहीं रहेगा तो वो अपने आप को शांत कर लेगा, थोड़ी देर बाद ग्रो करेगा, थोड़े साल बाद ग्रो करेगा, डिपेंड करता है, अलग अलग प्लांट में वेरी करता है। So once the favorable conditions are returned, the seed resumes the metabolic activity and growth takes place. So in this chapter, you shall study about the factors which govern and control the development process. These factors are both intrinsic, अंदर से, and extrinsic. अंदर से प्लांट के हार्मोन्स कह लो, ठीक है, प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं, एंड बाहर से सनलाइट, वाटर, कई सारी चीज़ें प्लांट को इफेक्ट करती हैं, उसके ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, किस तरीके से वो ग्रोथ करता है जीवन में, ठीक है। तो कंटिन्यू करता है। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड द कंस्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग, ठीक है। तो ये तो होती है लिविंग बीइंग में, है ना। व्हाट इज ग्रोथ? तो ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन इफ द इंडिविजुअल सेल। तो ग्रोथ क्या है? परमानेंट। पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बड़ा वर्ड है, परमानेंट होना चाहिए वो इंक्रीज, ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सिबल हो, ठीक है। Generally, the growth is accompanied by the metabolic process, both anabolic and the catabolic. They occur at the expense of the energy. तो ग्रोथ में एनाबॉलिक प्रोसेस भी होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होती है, चीज़ें टूटती भी है, चीज़ें बनती भी हैं, एंड उसमें एनर्जी लगती है। Therefore, for example, the expansion of the leaf is growth. And how would you describe the swelling of a piece of the wood when placed in water? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक लकड़ी पानी में रखी हुई है एंड वो स्वेल कर गई, ठीक है। तो मान लो उसके बीच में स्पेसेस वगैरह होती हैं, डेड सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे मान लो पानी उसने एब्जॉर्ब किया होगा एंड वो सेल कर गई होगी, ठीक है, नॉट अ बिग डील। बट ये रिवर्सिबल है, ठीक है। सबको पता है रिवर्सिबल है, अगर तुम उसे धूप में रख दोगे या फिर कहीं भी रख दो, थोड़ी देर पानी वो फिर से उसका बाहर आने लगेगा। तो इस वजह से वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस आती है एंड वो ग्रोथ नहीं है। प्लांट ग्रोथ इन द जनरली इंटरमीडिएट। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इंटरमीडिएट। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ। जी हाँ,
अनलिमिटेड ग्रोथ कर लेते हैं, बट कुछ हार्मोन्स है जो उनको रोकते हैं ग्रोथ करने से, हाइट इनकी बढ़ाने से। कुछ है जो फोर्स करते हैं, कुछ है जो रोकते हैं। दोनों एक दूसरे को टग ऑफ और दोनों के बीच में चलता रहता है, बैलेंस कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ। द एबिलिटी ऑफ द प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टम एट द सर्टेन लोकेशन इन द बॉडी। उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं मेरिस्टम्स होता है, तुमने देखा था एनाटॉमी में। सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड इन द सेल्फ परपीचुएट, यानी कि खुद से वो डिवाइड कर सकते हैं। तुम्हें पता ही है मेरिस्टम क्या होता है यार। प्रोडक्ट हाउएवर सून लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सच सेल्स मेक अप द प्लांट बॉडी। सो प्रोडक्ट क्या होता है, तो यानी कि यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, क्या घुमा फिरा के चीज़ें कह रहे हैं। इन दिस फॉर्म of growth wherein the new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called the open form of the growth, है ना। तो इस अब कुछ नहीं बात आई कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। इट इज व्हेन द न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम, ठीक है, बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम। तो मेरिस्टम के द्वारा अगर नए नए सेल्स कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, याद है हम ओपन कैम्बियम एंड क्लोज कैम्बियम कहते थे, दिस वॉज द रीज़न। ओपन तो उसमें हो सकती थी ग्रोथ, है ना, ओपन माइंडेड बंदा था वो, याद है ट्रिक। व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टम सीजेस टू डिवाइड, क्या होगा अगर मेरिस्टम डिवाइड करना ही बंद कर दे। डज दिस एवर हैपन, क्या ऐसा कभी हुआ है। सो इन चैप्टर 6 यू हैव स्टडीड द रूट एपिकल, क्या बोलता है, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे यार कुछ नहीं है, बकवास है, मतलब हमने पढ़ तो रखा है ना, शूट एपिकल पे शूट में वो होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है, रूट पे भी एपिकल मेरिस्टम होता है, जो रूट बनाता है, नीचे वाला सूट बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है, ठीक है। रूट वाला रूट का बनाएगा, शूट वाला शूट का बनाएगा, प्राइमरी ग्रोथ करेगा प्लांट की, प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। चलो मैं डांट डांट के बढ़ाता हूँ। तो ऑल्सो नोन एज डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स। तुम्हें पता है कि जो डाइकोट प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म्स होता है, डाइकोटिलेडोनस, हाँ हाँ, मतलब एंजियोस्पर्म में दो होते हैं ना, मोनोकॉट डाइकोट, तो ध्यान रखना डाइकोट की बात की, यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात नहीं की है, ठीक है। सो द लेटर मेरिस्टम वेस्कुलर, मेरे से नहीं होगा वो। द लेटर मेरिस्टम एंड द वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये सब तुम्हें याद है। लेटर मेरिस्टम याद है, गर्थ, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल के बीच में कॉर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये मेरिस्टम होते हैं जो बाद में ज़िंदगी में आए होते हैं, ठीक है। दीज आर द मेरिस्टम दैट कॉज द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन एंड दे आर क्या विच दे आर एक्टिव, ठीक है। एंड दीज आर नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सेकेंडरी क्यों कहते थे इनको, क्योंकि पहले तो ये कभी प्राइमरी सेल्स हुआ करते थे, ठीक है, एंड फिर इन्होंने ज़िंदगी में डिग्री ली और डिफरेंशिएशन किया और ये बन गए सेकेंडरी। नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ी बने, अभी भी हैं, अभी बस प्राइमरी परमानेंट हो गए, ठीक है। पहले प्राइमरी सिंपल थे, अब प्राइमरी परमानेंट हो गए। पापा जी ने अब कोचिंग की फीस भर दी है, अब ये परमानेंट हो चुके बेचारे, है ना, अब ज़िंदगी से नहीं हट सकते। डिफरेंशिएशन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे होगा डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन करने पे ये जो बनेगा वो है सेकेंडरी सेल, एंड ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, है ना। तो ये जो है ये डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है। तो जो इसने डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को रीगेन कर लिया है, इसी चीज़ को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। एंड एक और होता है री डिफरेंशिएशन, ये फिर से परमानेंट बन जाएगा, है ना, सेकेंडरी, इस बार सेकेंडरी परमानेंट, ठीक है। एंड ये री डिफरेंशिएशन से बनेगा, ठीक है। अब फिर से ये डिवाइड करने की कैपेबिलिटी यूज़ कर देगा, बस इतना ही करेगा, एक बार ही करेगा जीवन में। सो ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ मेजरेबल होती है, हाँ ठीक है होती है। एट द सेलुलर लेवल इट इज प्रिंसिपली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो भाई प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, मतलब सेल इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ग्रोथ हुई है। सिंस इन द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, ठीक है। सो द ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ द पैरामीटर, सम आर विच इज द इंक्रीज इन फेस वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। तो इन सारी चीज़ों पे भी तुम ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। फ्रेश वेट होता है पानी के साथ का वेट, ड्राई वेट होता है पानी के बिना का वेट, है ना, कोई भी प्लांट का। तो फ्रेश वेट उसका ले लो, ड्राई वेट ले लो, लेंथ देख लो, एरिया देख लो, वॉल्यूम देख लो, सेल नंबर देख लो। अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज होता है तो तुम कह सकते हो कि वहाँ पर ग्रोथ हुई है, ठीक है। यू मे फाइंड अमेजिंग टू नो दैट द वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। जी हाँ,
वेयर इज द सेल ऑफ द वाटरमेलन में इंक्रीजेस साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। कैन यू सी टाइम्स लिखा है यहाँ पे? जी हाँ। इन द फॉर्मर पहले वाले में देखा ग्रोथ जो है वो सेल नंबर के हिसाब से बताइए, बाद वाले लेटर यानी बाद वाले में हमने देखा कि ग्रोथ जो है वो सेल के साइज़ के हिसाब से बताइए। वाइल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। पॉलन ट्यूब जाते हैं ना, जैसे ये पॉलन ग्रेन है, इससे पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन हो गया। तो ये जो पॉलन ट्यूब निकल रही है ये लेंथ में तो बड़ी बड़ी होती है। तो इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ ऑफ द डोर्सिवेंट्रल लीफ। डोर्सिवेंट्रल लीफ तो हमें पता है क्या होती है। सो सरफेस एरिया जब बढ़ता है डोर्सिवेंट्रल लीफ में, तो उससे हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया से हम ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं, है ना। फेजेस ऑफ द ग्रोथ, पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases, namely the meristematic elongation and the maturation, namely the meristematic elongation and maturation। तो जैसे कोई भी चीज़ है यार, रूट की टिप है, ठीक है, तो उसका जो टॉप टिप पॉइंट है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक है, वो ग्रो करेगा इतना, वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी जो पीछे का पोर्शन होता है इतना, ये तुम्हारा आ जाएगा इलोंगेशन करेगा, ठीक है। एंड जब ये और बड़ा हो जाएगा तो ये तुमने देखा होगा ये डायग्राम उसमें मॉर्फोलॉजी में था ना। फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट अब परमानेंट हो चुका है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, मैच्योर हो चुका है ये। तो मैच्योरेशन वाला पार्ट है ये इलोंगेशन वाला पार्ट है, एंड ये क्या नाम बताया इसका, मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टम है एपिकल वाला। तो लेट अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप्स। द constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of the growth. Cells which is the region of the rich in cytoplasm, इनके पास ज़्यादा होगा, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लियस हो गया, यानी कॉन्सेंट्रेशन दिखने वाला सेल वॉल जो कि इनकी प्राइमरी इन द नेचर थिन सेलुलोजिक विद अबंडेंट ऑफ द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, यानी कि जो सेल्स के बीच के कनेक्शंस होते हैं, सेल्स के बीच के कुछ रिश्ते होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो द सेल्स प्रॉक्सिमल यानी कि जस्ट नेक्स्ट है ना, अवे फ्रॉम द टिप, जस्ट प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, टू दिस मेरिस्टेमेटिक जोन, ये मेरिस्टेमेटिक जोन के पीछे रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा फेज ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। क्या शो करेगा, फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन। एंड उसके पीछे क्या है, फेज ऑफ मैच्योरेशन, तुम्हें पता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन वैक्यूलेशन यानी कि वैक्यूल का बनना, CULE है ना, वैक्यूल का बनना, सेल इनलार्जमेंट, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल ऑफ दिस फेज, ठीक है। इलोंगेशन में तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। फिर जो मोर प्रॉक्सिमल और पास में चले जाओगे तो तुम्हें मिलेगा मैच्योरेशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। इस यहाँ पे सेल्स जो है अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर चुके हैं, वॉल थिकनिंग उनकी फिक्स हो चुकी है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी जितना होना था हो चुका है ज़िंदगी में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड द सेल्स टाइप्स यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 6 रिप्रेजेंट दिस फेज, ठीक है। तो जितने भी तुम सेल्स देखते हो प्लांट्स पे 90% यही होता है, मैच्योर। प्लांट बहुत मैच्योर इंसान है। ग्रोथ रेट, ग्रोथ का क्या रेट है, so increase in the growth per unit time is termed as growth. The rate of the growth can be expressed mathematically, and organism is the part of the organism that can produce more cells in a variety of ways. कई तरीके से कोई सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये तुम्हें दिख रहा है ए अरिथमेटिक, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेल तुम्हारा 2 सेल में डिवाइड होता है, एक सेल ग्रोथ बंद कर देता है, वो परमानेंट हो जाता है, और दूसरा वाला मेरिस्टेमेटिक ही रहता है एंड ग्रोथ फर्दर कंटिन्यू करता है। फिर से ग्रो करेगा, एक ग्रोथ बंद, एक कंटिन्यू टू ग्रोथ, फिर से ग्रो होगा, तो ये चीज़ चलती रहती है। एंड इसमें तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक है, उसने एक ब्लू बनाया एंड एक नॉर्मल सा बनाया है ना, एंड फिर उनमें से एक ग्रो कर गया है ना, एक वहाँ पर रहा, फिर एक और नया आ गया, फिर एक और नया आ गया, तो नए नए यहाँ पीछे वाले से आते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली पीछे वाले से नए नए सेल्स आते जा रहे हैं। मतलब एक हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहता है, एक हमेशा मेरिस्टेमेटिक नहीं रहता है, और एक हमेशा एक ही बनाएगा। तो इसलिए 1 बाय 1 धीरे 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 बढ़ता है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है ना। 1 से सीधा 2 बनेंगे, 2 से सीधा 4 बनेंगे, है ना, 4 से सीधा 8 बनेंगे, कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। हर एक सेल क्योंकि 2-2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 सेल्स थे 2-2 में डिवाइड हो गए, 4 सेल्स थे 2 में डिवाइड हो गए, 8 सेल्स 16 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरीके से 2 की पावर में चलता जाता है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4,
इस वजह से एक्सपोनेंशियल कहते हैं, क्योंकि देखो एक एक बढ़ती जा रही है पावर विथ एवरी जनरेशन, है ना। तो वही है। जायगोट में क्या होता है? जायगोट में पहले तो ज्योमेट्रिक फेज यानी कि सेल्स का इस तरीके से डिवीजन होता है एक्सपोनेंशियल, एंड फिर अरिथमेटिक होने लगता है, क्योंकि देखो जहाँ से हाथ निकलना है वहाँ पर डिवीजन करना है, बाकी जगह पे रोकना है डिवीजन, है नहीं तो वो हाथ प्रोट्यूड आउट कैसे करेगा। इसी तरीके से शेप लेता है सेल। शेल कोई भी प्लांट बॉडी ऐसी तो शेप लेती है। तुमने एपिकल मेरिस्टम देखा होगा, तो एपिकल मेरिस्टम जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो एपिकल बड है या फिर एपिकल मेरिस्टम है। तो इसमें तुमने देखा होगा, इसमें यहाँ पर ऐसे लिखा होगा कि इस जगह पर सेल्स ग्रो होना बंद कर देते हैं। क्यों? अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं, देखो नहीं हो रहे हैं, तभी तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कट लगा है इतना बड़ा सा जिससे अभी एक लीफ निकलेगा पूरा, तो ये जो कट है ये नहीं लगता। ये जो कट्स लग रखे हैं, क्यों कट लगे? क्योंकि वहाँ पे सेल ग्रो नहीं हुआ। तो सेल का ना ग्रो होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट के शेप देने के लिए, एनिमल को शेप देने के लिए। So the growth rate shows the increase in that may be arithmetic or geometric, दोनों ही तुम्हें समझ आ गए। arithmetic growth में the mitotic division, the one daughter cells continues to divide while the other differentiate and matures, ठीक है, बता दिया मैंने। the simplest expression of the arithmetic growth is the exemplified by the root elongation। root elongation इसी तरीके से होता है constant rate पे, धीरे धीरे, ठीक है। और plotting the length of the organ against the rhyme, the linear curve is obtained and mathematically is expressed as this। यानी कि देखो L0 मतलब होता है इनिशियल ग्रोथ, पहले उसकी कुछ तो लेंथ होगी ना। मान लो स्टेम की लेंथ 1 मीटर, मतलब एक तो ज़्यादा हो गया, चलो मान लो 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। फिर उसका ग्रोथ रेट होगा कुछ कि मान लो 1 सेंटीमीटर 24 घंटे में बढ़ रहा है ना। तो मान लो 4 दिन बीत गए तो 4 सेंटीमीटर बढ़ गया होगा। तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 24 घंटे को मैं यहाँ पर एक दिन के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी यूनिट टाइम ले सकते हैं ना, यहाँ पे यूनिट टाइम लिखा है, फिक्स तो किया नहीं, 1 सेकंड लेना है, तो मैंने डे ले लिया। तो वो कितने दिन हमें हुआ है? 4 दिन किया है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करोगे तभी तो मेरी नेट ग्रोथ मिलेगी 5 + 4 दैट इज़ 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर का प्लांट अब हो गया होगा, जिसे LT कहते हैं। तो LT क्या होता है? लेंथ एट अ टाइम T, एट अ टाइम T, नॉट एट अ टाइम 0, ध्यान देना, यानी कि 4 दिन बाद, ना कि 4 दिन पहले। L0 होता है एट अ टाइम 0, यानी कि 4 दिन पहले, ठीक है। R क्या होता है? ग्रोथ रेट, तुम्हारी जिस हिसाब से ग्रोथ है पर यूनिट टाइम, कोई भी टाइम मैंने यहाँ पे दिन के हिसाब से ले लिया है ना। तो तुम समझ गए। एंड इसमें तुम्हें लीनियर ग्रोथ दिखेगी, यानी कि ग्रोथ रेट जो तुम्हारा है, रेट कांस्टेंट है ना। अच्छा सुनना, रेट कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट ना कर देना। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है हाइट प्लांट की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाइट ऑफ द प्लांट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टाइम के साथ साथ विद अ फिक्स रेट, ठीक है। ऐसा तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है? रूट इलॉन्गेशन में। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, पहले तो लैग फेस आता है। क्यों? छोटे नंबर्स होते हैं ना, 2 है ना, 4, 8, छोटे छोटे नंबर्स हैं। फिर जो इंक्रीज आता है ना सीधा 16, 32, 64, है ना, 128, है ना। इसके बाद क्या होगा? 200, कितना हो जाएगा? और 200, 200, 200, 200, अपनी बेइज्जती कराते पे 260 -4 करो, कितना होता है? 256 ना। हाँ 256 हो जाएगा, हाँ 256, है ना। तो 256 हो जाएगा, फिर इसका भी डबल हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 400, 500, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैथ्स नहीं कर रहा। देखो, तो इंक्रीजिंग रेपिडली रेफर्ड एज द एक्सपोनेंशियल रेट। पहले तो इसको लॉग के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब नहीं उस पर ज़रूरत है तुम्हें जानने की। तो इंक्रीज रेपिडली, जब यहाँ बैठ के लॉगरिथम तो पढ़ नहीं सकते, तो एक्सपोनेंशियल समझो ना। तो एक्सपोनेंट्स जो मैंने तुम्हें बताया, पावर्स, ठीक है, वो पावर्स बढ़ती चली जा रही हैं। हेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स आर फॉलोइंग द माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोजेनी सेल माइटोटिक डिवीजन करते हैं एंड रिटेन द एबिलिटी, दोनों ही मेरिस्टेमेटिक होते हैं। मेरिस्टेमेटिक 2 मेरिस्टेमेटिक पैदा करते हैं, ऐसे समझ लो। अर्थमेटिक में एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट पैदा करता है और एक मेरिस्टेमेटिक पैदा करता है। हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रन सप्लाई, क्योंकि न्यूट्रन सप्लाई तो लिमिट होती है, तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है एंड में एक स्टेशनरी फेस पर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स
की सप्लाई भी एक फैक्टर है ना। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो होती चली जाएगी, तो प्लांट क्या पहाड़ जितना बड़ा बन जाएगा? नहीं ना, न्यूट्रिएंट्स भी तो फिक्स्ड हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है। सो इफ़ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ द ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम, वी हैव अ टिपिकल सिग्मॉइड कर्व हमें देखने को मिलेगा। एंड द सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। So it is a typical that all cells, the tissues and the organs of the plant. So can you think more similar examples? What kind of curve that you accept by showing the seasonal activities? मैं नहीं जानता. Exponential growth can be accepted as W1 final growth, initial growth multiplied by ERT. अब ये क्या होता है? याद रख लो, E की पावर RT, बस इतना सा तुम्हें याद रखना, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। W1 क्या है? फाइनल साइज है। W0 क्या है? इनिशियल साइज है। R क्या है? ग्रोथ रेट है। T क्या है? टाइम ऑफ द ग्रोथ है। E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम है। जिन लोगों ने लॉग पढ़ा है उनको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखने को तुम्हें कर्व मिल जाएगा। पहले लैग फेस होगा, फिर एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा एंड में, जब न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाएगी। एंड एक्सपोनेंशियल फेज तो तुम्हें दिख ही रहा है, लगभग लगभग कांस्टेंट रेट पर हो रहा है। As the relative growth rate and is measured by the ability of the plant to produce new plant material referred as efficiency index. तो इसी को एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं कि नए नए मटेरियल को प्रोड्यूस करना डिपेंडिंग कि पहले तुम्हारे पास कितना था, ठीक है। हैंस द फाइनल साइज इज W1 डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल साइज। तो पहले जितना है, देखो पहले अगर ज़्यादा है तो फाइनल साइज भी बहुत ज़्यादा होगा, पहले अगर कम है फाइनल साइज भी कम होगा, बस यही बात है। Quantitative comparison between the growth of a living system can also be made in the two ways. Measurement and the comparison of the total growth rate per unit time is called absolute growth rate. टाइम के हिसाब से, सीधे अगर शब्दों में कहूँ, पर यूनिट टाइम, बस इसे कहते हैं एक टाइप की ग्रोथ रेट, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एंड दूसरा होता है पर यूनिट टाइम ऑन द कॉमन बेसिस, ठीक है। पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर्स, मतलब यहाँ पे कुछ इनिशियल पैरामीटर्स कंसीडर किए जाएंगे, अभी बताता हूँ क्या। इसे कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव मतलब ये होता है रिलेट करना, किसी चीज़ से कंपेयर करना। सो इन 15.6 द टू लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन एट द डिफरेंट साइजेस बट सो एब्सोल्यूट इंक्रीज, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द एरिया इन अ गिवन टाइम A1 एंड B1, हाउएवर वन ऑफ देम सो मच हायर रिलेटिव ग्रोथ रेट्स, ठीक है। एंड विच वन एंड वाई, किसी के पास किसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट चाहते हैं, क्यों? तो चलो बताता हूँ। इससे पहले बता दूँ एक ही ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो कैसे। ये तो मैंने देख रहा लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, ठीक है, 10 टाइम्स बड़ी उससे। ये 50 से 55 हो गई, ये 5 से 10 हो गई, ये डबल ग्रो कर चुकी है। ये सिर्फ 10% ग्रो की है, और ये उस हिसाब से देखा जाए तो ये 100% ग्रो की है। 5 का 100% कितना होगा? 5 ही होगा ना। 5 ग्रोथ की है तो 100% हो गया। एंड ये सिर्फ 10% ग्रोथ की है, 50 का सिर्फ 5। समझ रहे हो ना? ये मैथ्स आती है ना, 5/50 मल्टीप्लाइड बाई 100, 10% आएगा। एंड इधर पे अगर तुम देखो तो 5/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 100% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ क्या आया? कौन ज़्यादा ग्रो किया? अगर मैं कहूँ देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होती है कि कितना ग्रो किए हैं, वो दोनों की सेम है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में तुम कंपेयर नहीं करते हो, तुम उसी को देखते हो सिर्फ। जैसे तुम यहाँ पे सिर्फ बी वाले को देखोगे और बोलोगे कि ये 5 सेंटीमीटर ग्रो किया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो किया है। तुम इसको देखोगे, इसको बोलोगे हाँ ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो किया है, तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो सेम है। तुम बोल भी सकते हो इस चीज़ को कि सेम है। मगर अगर मैं तुमसे बोलूँ भैया रिलेटिव ग्रोथ रेट सेम है क्या, तो तुम बोलोगे ना भाई, रिलेटिव ग्रोथ रेट में आसमान ज़मीन का अंतर है।
रिलेटिव में हम रिलेट करते हैं उसकी साइज़ के कंपेरिजन में। जो छोटा होता है, ये ना बराबरी की रेस होती है, जो छोटा होता है हम उसको मौका देते हैं, मतलब हम उसकी इनिशियल साइज़ से उसको कंपेयर करते हैं। जहाँ पे परसेंटेज में बात कर सकते हैं कि ये 100% ग्रो किया, वो 10%, कौन ज़्यादा किया बताओ? वही ज़्यादा किया ना। मतलब उसकी इनिशियल साइज़ 5 थी, अपनी साइज़ का डबल हो चुका है, समझ रहे हो? काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। एंड 50 वाला सिर्फ 10% ही बढ़ा अपनी साइज़ का, तो ये काफ़ी कम ग्रो किया है। अगर हम इसके इनिशियल साइज से इसको रिलेट करें और इन दोनों पत्तों को अगर कंपेयर करें, तो ए वाला जो है हमारा, A1 जो है हमारा, और उसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है बी वाले से, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा है। सो कंडीशंस फॉर ग्रोथ, वी हैव नॉट ट्राइड टू राइट डाउन व्हाट इज थिंक नेसेसरी कंडीशन फॉर द ग्रोथ। लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। वाटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, आज वेरी नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ। देन द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनवायरनमेंट विच इन टर्न रिक्वायर वाटर चाहिए, टर्जिडिटी चाहिए हेल्थ में, है ना, तभी स्टोमाटा वगैरह खुलेगा। दस द प्लांट ग्रोथ फर्दर डेवलपमेंट इज intimately linked to the water status of the plant. Water also provide the medium for the enzymatic activity needed for the growth. Oxygen helps in releasing metabolic energy essential for the growth activity. And nutrients, macro and micro essential elements are required by the plant for the synthesis of the protoplasm and act as a source of energy. सब पता है तुम्हें. In addition, every plant or organism has optimum temperature range best suited for its growth. Any deviation from its range could क्या बोलते हैं, detrimental to survival. And environmental signals such as light, gravity also affects the certain phases of growth, certain phases, that stages of growth, ठीक है। ये चीज़ मैं तुम्हें पहले ही सब बात समझा चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन एंड ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो बस इसको एक बार देख लो। अगर तुमको पानी की आवाज़ आ रही है तो माफ़ करना, खैर तुमको उल्टा अच्छी लग रही होगी। एक सेकंड देखना दो कितना बचा है। डेवलपमेंट है, ठीक है, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेट, अरे अभी तो बहुत है, बहुत है अभी तो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकिनिन्स है, अभी से मेरा गला छिल रहा है। इथाइलिन है, एब्सिसिस, पता नहीं क्या, फोटोपीरियोडिज्म है, फिर तो इजी है। चलो, इट विल टेक मी अबाउट 30 to 40 minutes होपफुली। चलो इसको रीड करो जल्दी से। Cells derived from the root apical and the shoot apical meristem can be differentiated in the and mature the form। तुम खुद रीड करो, मैं पानी पी रहा हूँ, एक सेकंड। So during differentiation, cell undergo the few and the major structural changes both in the cell wall and the protoplasm। दोनों में कुछ changes होते हैं differentiation, ठीक है। For example, to form the trachytic element, the cell would lose protoplasm। trachytic elements बनेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है protoplasm की, अब उसको बस एक पानी की ट्यूब की तरह काम करना है। Also develop the very strong and elastic lignocellulosic secondary wall। lignocellulosic मतलब जिसमें लिग्निन हो, और सेलुलोज तो होता ही है सेल वॉल में, है ना, तो बस लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो चीज़ बेस्ट रहेगी वाटर को ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है। इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन अगर बहुत ज़्यादा भी है ट्रांसपिरेशन की वजह से, तब भी वो उसे झेल लेगा क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन है। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर यू एनकाउंटर इन प्लांट्स टू फॉर्म द फंक्शन दे परफॉर्म। सो प्लांट्स आर अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि जो नहीं कर सकते डिवाइड, दे अगेन गेट द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दिस टर्म इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ में ये चीज़ मैंने समझा चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, अभी फिर से एक बार बताया भी था। फॉर एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक इंटरफेसिकुलर मेरिस्टेम एंड द कॉर्क एंड द फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स। व्हाइल डूइंग सो, सच मेरिस्टेम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस द न्यू सेल्स, वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर परफॉर्म्स फंक्शन एंड गेट रीडिफरेंशिएटेड, ठीक है। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी डाइकोटिलेडोनस प्लांट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करोगे? What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory condition during the plant tissue culture? So इस पर कोई बात नहीं करूँगा मैं। Recall section 15.1 and we have mentioned the growth in the plant is open, so it can be determinate and indeterminate या indeterminate, मतलब ख़त्म हो सकती है, मे बी इन्फिनिटी तक ग्रो करे, चांद तक पहुँच जाए पौधा। And now we may say that the differentiation in the plants is open
बिकॉज, हाँ और क्या कहोगे, बिकॉज सेल्स एंड द टिश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द ऑफ द ऑफ द ऑफ द ऑफ द सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी। तो जिन लोगों ने वो क्या बोलते हैं एनाटॉमी पढ़ी है मेरे साथ, उनको बता दूँ कि तुम लोग कॉर कैम्बियम में देखते थे ना कि इंटर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता था, और यहाँ पे जो मेडुलरी रेज होती थी वो भी बाद में वही बना लेती थी ना, अल्टीमेटली ये पूरी एक रिंग सी बन जाती थी, है ना, ये पूरी रिंग बन जाती थी। तो ये रिंग 50% क्या बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन से बनी होती है, एंड 50% ये मेरिस्टम ही होती है, क्योंकि जो वेस्कुलर के बीच में जो मेरिस्टम था वो तो प्राइमरी ही था ना, है ना, बस जो साइड साइड में था वो सेकेंडरी हो गया था, क्योंकि वो पहले परमानेंट था मेडुलरी रेस जब था, फिर वो सेकेंडरी बना वापस, मतलब फिर वो वापस से जब डिवीजन की कैपेबिलिटी है, यानी कि डिफरेंशिएशन जब उसने किया तो फिर से वो सेकेंडरी बन गया। तो इस वजह से यहाँ पे तुम एक चीज़ नोट करना कि वो 50%, यानी कि इसको तुम कम्प्लीटली सेकेंडरी नहीं कर सकते, उसे तुम 50% सेकेंडरी कहोगे एंड 50% प्राइमरी कहोगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी बट उतना ठीक से नहीं एक्सप्लेन की थी, तो मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, चलो। So the final structure and maturity of the cell is also determined by the location of the cell within. For example, the cell position away from the root apical meristem differentiated the root cap cells, while opposed to the periphery of the mature, जो cells जहाँ पे होंगे उसी हिसाब से मेच्योर हो जाएंगे। बाहर के साइड होंगे एपिडर्मिस बन जाएंगे, नीचे के साइड होंगे रूट में तो रूट कैप बन जाएंगे। कैन यू ऐड फ्यू मोर एग्जांपल फॉर द ओपन डिफरेंशिएशन? नहीं, हम नहीं ऐड सकते। डेवलपमेंट की बात करते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा और तुम मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊँ यहाँ पे बैठ के और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा ढंग से, मतलब तुम चाहते हो कि यार बच्चे की जान लोगे हैं, तुमको लग रहा होगा कि फालतू पढ़ा रही है, बट जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं मैं उसे क्यों रिपीट करूँ? जस्ट टेल मी, देयर इज़ नो रीज़न, है ना। सो यू जस्ट गो एंड डू अदर लेक्चर्स इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ठीक है, सब, चलो देखते हैं। तो 6-7 बजे तक सब जग जाते हैं एंड द टाइम इज़ 5:50 एंड मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी कर लूँ इसको। पता नहीं कितने बजे जगते हैं लोग, शायद 7-8 बजे तक। चलो जो भी है, डेवलपमेंट इस हो जाएगा वैसे, 40 मिनट में हो जाएगा। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। ठीक है, and diagrammatic representation of the sequence of the process which constitute the development of the cell of the higher plants given in the figure 15.8. It's also applicable for the tissue and the organ. क्या है यार, तुम जानते हो ये सब क्या फालतू की बातें हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा था ना एनसीईआरटी को लग रहा था एक चैप्टर ऐड करते हैं फालतू में, तो उसने ये चैप्टर ऐड कर दिया। देखो ऊपर सेल डिवीजन लिखा है, देखो वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखा है ना, वो प्लाज्मेटिक ग्रोथ करके डिफरेंशिएशन वगैरह कर कर मैच्योर सेल बना लेता है, मैच्योर सेल बुढ़ा हो जाता है फिर मर जाता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, वहाँ पे इलॉन्गेशन वगैरह बीच में हो रहा होता है, सब चीज़ें हैं सारी। हाँ, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। Plants follow different pathway in response to environment or the life to form the different kind of structure. ठीक है, प्लांट क्या होता है ना, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के साथ ना, जैसे हम लोग समाज क्या बोलते हैं टाइम के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते, तो वैसे ये लोग भी इन्वायरमेंट के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हमसे ये लाख गुना अच्छा है। तो इन्वायरमेंट अगर जिससे आपको होता है अपनी बॉडी को उस हिसाब से चेंज कर लेते हैं, इस चीज़ को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अपने में वैसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसा उनका इन्वायरमेंट होगा, इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इट्स नॉट एवोल्यूशन वाला, ठीक है, वो तो टाइम लेता है आने में एंड वो परमानेंट होता है। ये ये एक टेम्परेरी टाइप का है चीज़, है ना। तो हेट्रोफिली, हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट, फिली मतलब होता है लीफ। तो हेट्रोफिली तुम्हें देखने को मिल जाता है कॉटन में, कोरिएंडर में, लार्क्सपर में, लार्क्सपर। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ द जुविलिन, यानी कि बचपन, तो बचपन की जो लीव्स होती हैं वो अलग शेप की होती हैं एंड मेच्योर प्लांट्स की अलग शेप की होती हैं। ठीक है, और दूसरी साइड में डिफरेंट इन द शेप द लीफ प्रोड्यूस इन द एयर, कुछ की हवा में अलग होती हैं और पानी में अलग होती हैं, ऐसा तुम्हें देखने को मिलता है बटर कप में। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द हेट्रोफिलस डेवलपमेंट एंड ड्यू द इन्वायरमेंट दिस फिनोमेना इज हेट्रोफिलस एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें इन्वायरमेंट कहीं ना कोई रोल प्ले करता है एंड इसका कोई ना कोई रीज़न भी होता है।
जिसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जुवेनिल फेज का कोरिएंडर है एंड ये अडल्ट फेज का कोरिएंडर है, ठीक है, धनिया तुम्हारा। बस इतनी सी बात है। देखो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इस तरीके से है, पानी में यही लीफ अगर रहना चालू कर दे थोड़े दिन, मतलब जैसे कोई प्लांट होगा थोड़ा पानी में होगा थोड़ा ज़मीन पे होगा, तो जो पानी वाला पार्ट होगा उसमें तुम्हें ऐसी लीव्स देखेंगे, ठीक है। रीजन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। Thus, growth and differentiation development is very closely related events in the life of the plant. Broadly, the development is considered as the sum of growth of the differentiation. So, development in the plant, both growth and differentiation is under the control of the intrinsic and the extrinsic factor. तो पहले इंट्रिंसिक की बात करेंगे जिसमें हमारे आते हैं PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर एक्सटेंसिंग की भी बात कर लेंगे, इंक्लूड द इंटरसेलुलर जेनेटिक इंटरसेलुलर फैक्टर्स केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वेल द लेटर इंक्लूड लाइट टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, ठीक है, वो सब एक्सटेंसिक पाएंगे। सो इंट्रिंसिक की बात करते हैं। देखो तुमसे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक या फिर नॉट एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो ध्यान देना उस चीज़ पे। कैरेक्टरिस्टिक द प्लांट ग्रोथ PGR जो होते हैं ये छोटे से होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन हो सकते हैं इनका। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं यानी कि उसमें इंडोल लगा हुआ रहेगा, है ना, जैसे कि IAA ये तुम्हारा ऑक्सीजन होता है। एडेनाइन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, N6 फॉस्फोरी लैमिनोप्यूरिन काइनेटिन। अच्छा सुनो, अब याद करने वाला और ख़तरनाक पार्ट चालू जो हो रहा है इस चैप्टर का, तो ध्यान से सुनना। बस ये कितना यही एक थोड़ा सा अच्छा क्रूशियल पार्ट। कार्टिनोइड्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं जैसे एब्सिक एब्सिक क्या बोलते हैं इसे, एब्सकिसिक एसिड, ठीक है, किसिक एसिड। तो ये कार्टिनोइड्स का डेरिवेटिव है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है नीट में। ABA कह लो इसे। टर्पीन्स होते हैं जैसे गिबरेलिक एसिड GA3। गैसेस जैसे कि इथाइलिन होती है C2H4। तो ये सब गैसेस भी तुम्हारे PGR का काम करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वेरियसली डिस्क्राइब्ड द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन को कह सकते हो लिटरेचर में, बट एक्चुअल साइंटिफिक एंड जो टर्म है वो PGR है। PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इन द लिविंग बॉडी। तो दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। पहला जो प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ को किसी भी तरीके से, सेल डिवीजन, सेल एनहांसमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, है ना, तो प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ को, तो इन्हें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहेंगे। इसमें आ जाता है तो मैं ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन्स। PGR ऑफ द अदर ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्स टू वुंड्स एंड स्ट्रेसेस। चोट वोट लग जाए प्लांट को, दिक्कत है उसकी ज़िंदगी में, उसके हिसाब से बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन, किसी भी ओरिजिन की चोट दिक्कत हो, बाहर से हो अंदर से हो, they are also involved in the various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. The PGR abscisic acid belongs to this group. The gaseous PGR ethylene would fit either of the groups, but are largely an inhibitor of the growth activities. ठीक है, तो बस ठीक है, हो गया। हाँ ये देख लो, ये बस अभी याद रखना, इथाइलिन जो होता है वो दोनों ही ग्रुप में आ सकता है, बट क्योंकि इनहिबिटिंग ज़्यादा करता है तो इनहिबिटर में रखता है, ठीक है, बट तब भी याद रखना। डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी कुछ ऐसे हुई, एक स्टेम लिया, उसका वो इधर सनलाइट या एरो सनलाइट को शो कर रहा है, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा था, टिप कट कर दिया, नहीं किया ग्रो। टिप पे कैप लगा दिया, ओपेक कैप, नहीं किया ग्रो। ट्रांसपेरेंट कैप लगा दिया, कर गया उस तरफ ग्रो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब लाइट की तरफ ग्रोथ होती है, एंड प्लांट किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को पता लगा सकते हैं किस तरफ से लाइट आ रही है। तो इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ द फीचर्स हैव बीन एक्सीडेंशियल। तो गलती से भाई डिस्कवर हो गए थे सारे के सारे, समझ रहे हो। ऑल दी स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चार्ल्स डार्विन एंड उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने एक बार, हाँ जी चार्ल्स डार्विन, वही एवोल्यूशन वाला, उन्होंने एक बार प्लांट को देखा है, उनको लगा अरे वाह ऐसा भी होता है, जो तुम्हें मैंने एक्सपेरिमेंट बताया वही। तो ऑब्जर्व द केलोप्टाइल्स यानी कि वैसे तो कवरिंग को कहते हैं, जो सीड होता है ना, सीड अगर तुमने पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा कि ऐसे जो प्लूमियल होता है ऊपर से कवरिंग होती है, नीचे रेडिकल का कवरिंग होता है, तो वही चीज़ है केलोप्टाइल, ठीक है।
तो कैनरी ग्रास में रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल एलिमिनेशन, ठीक है, यूनिलेटर यानी कि एक साइड से, एलिमिनेशन यानी कि लाइट आ रही है, ठीक है, बाय द ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्सेस, जिसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। After the series of experiments was concluded, the tip of the coleoptile was the site of transmittable influence and that caused the bending of the entire coleoptile. तो ऑक्सिन was isolated, but ऑक्सिन को बाद में FW वेंट ने क्या बोलते हैं टिप ऑफ द coleoptiles ऑफ द ओट सीडलिंग भी याद कर लो, पूछा जा सकता है, उससे इसे यहाँ पर आइसोलेट किया। इन लोगों ने नहीं किया, इन लोगों ने बस उसको फील किया है ना, फील लिया कि ऐसा भी कुछ होता है प्लांट में। तो एक डिजीज़ है बकाने डिजीज़, ठीक है, ये फुली सीडलिंग कहते हैं। बाहर से तुम्हें लगेगा सीड है क्योंकि उसकी कवरिंग होगी, खोलोगे तो अंदर खोखला मिलेगा। डिजीज़ ये राइट सीडलिंग पे होती है एंड इट्स कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन या गिबरेला फ्यूजिवराई के वजह से होती है, ठीक है, ये उसका पूरा नाम। सो नहीं बस इतना ही था। सो ई क्यूरोसावा ने रिपोर्ट किया था पेरेंट्स ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज ऑफ द राइट सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फेटेड ऑफ द फंगस। तो जब उन्होंने गिबरेला फ्यूजिवराई डाला किसी प्लांट पे तो उन्होंने देखा कि उसको डिजीज़ हो रही है, ऑब्वियसली होगी। द एक्टिव सब्सटेंस वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज द गिबरेलिक एसिड। किस वजह से हो रही है, तो स्टेराइल फिल्ट्रेट है ना, तो उस फंगस का, तो उसमें गिबरेलिक एसिड था, इस वजह से ये काम हो पा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब यही था, बाद में पता चला कि इसकी वजह से हो रहा है। एफ सूक क्या स्कूग एंड इज को वर्कर्स ऑब्जर्व फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द तम्बाकू स्टेम द कैलस, मतलब तम्बाकू स्टेम का इंटरनोडल जानते हैं ना, वो वाला पार्ट, उस पार्ट से कैलस लिया, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो थोड़ा मेरिस्मेटिक हो, ठीक है, एंड वो तभी पॉलीफरेट कर रहा था, यानी कि तभी ग्रो कर रहा था जब उसमें ऑक्सिन पड़ रहा था। न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू। ईस्ट एक्सट्रैक्ट दे सकते थे, कोकोनट मिल्क और डीएनए से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देते, ठीक है। एंड मिलर ने क्या किया, लेटर आइडेंटिफाई किया क्रिस्टलाइज साइटोकाइनिन्स प्रोमोटिंग द एक्टिव साइट सब्सटेंस दैट टर्म्स काइनेटिन। तो उन्होंने साइटोकाइनिन्स का क्या नाम रखा, काइनेटिन। 1960s में 3 independent researchers reported the purification and the chemical characterization of 3 different kind of inhibitors. देखो inhibitors मिले, inhibitor B, abscisic 2, dormin. Later all the 3 were proved to be chemically identical. बाद में पता चला तुम तीनों गधे हो दोनों, सेट। बाद में पता चला कि वो तीनों के केमिकल सेम है, ठीक है। एंड वाज नेम्ड एट abscisic एसिड, यानी कि ये भी है। auxins confirm the release of the volatile substance from the ripened oranges. तो पके हुए ऑरेंजेस से, ये सब नाम हो सके तो याद कर लेना। तो auxins ने ये चीज़ डिस्कवर की कि पके हुए ऑरेंज से जो एक कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वॉलेटाइल यानी कि एवापोरेट हो सकता है, यानी कि हवा में रहता है, उड़ता है एंड बाकी ऑरेंजेस तक जाता है एंड उनको भी पका देता है, ठीक है। तो वैसे उन्होंने उससे बनाना पकाए थे, क्योंकि फ्रूट भले अलग हो, हार्मोन तो सेम होगा ना। लेटर द वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड इथाइलिन। तो ये हमारा पहला गैस SPGR हो गया यहाँ पे। लेट अस स्टडी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दीज 5 कैटेगरीज ऑफ द पिक्चर इन द नेक्स्ट सेक्शन। डिटेल में गला फाड़ेंगे इसके बारे में। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ऑक्सिन की बात करते थे, ऑक्सिन इस वर्ड से आया जिसका मतलब होता है टू ग्रो। उस फर्स्ट आइसोलेट फॉर द ह्यूमन यूरिन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। ऑक्सिन इज अप्लाइड बाय द इंडोल 3 एसिडिक एसिड and 2 other natural and synthetic compounds have certain growth regulating properties. They are generally produced by the growing apices of the stem और roots के tips पर एक तुम्हें देखने को मिलता है, from where they migrate to the region of their action, जहाँ पर उनको और ज़रूरत है वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे उनको ज़रूरत है वो चले जाते हैं। ऑक्सिन जैसे कि IAA या IBA, they have been isolated from plants. NAA, naphthalene acetic acid, 2,4-D यानी कि 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, asynthetic ऑक्सिन, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। देखो ये इससे क्वेश्चन आया तो याद कर लेना, ठीक है। सो NAA 2,4-D याद कर लेना। So all these auxins have been extensively used in agriculture and other horticulture practices. They help to initiate the rooting in stem cutting. स्टेम को जब कट करते हैं, स्टेम जब बोते हैं ना प्लांट के, कुछ स्टेम को बो करते हैं तो वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जब उसमें ऑक्सीजन डालते हैं तो रूटिंग होती जाती है जल्दी से स्टेम की, है ना, रूट्स वगैरह जल्दी आ जाती हैं तो अच्छे से ग्रोथ होती है।
तो प्लांट प्रोक्यूरेशन में वो यूज़ होता है। ऑक्सीजन प्रमोट द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्रमोट करता है। एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल दे हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रूट लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। तो ये काम भी करता है, लीफ एंड फ्रूट को अर्ली स्टेजेस में गिरने से रोकता है, ठीक है। बट एब्सेशन को प्रमोट करता है ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीव्स, ठीक है। ओल्डर मैच्योर लीव्स को, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द हायर, एक सेकेंड कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन। पेज नंबर बताओ। बुक लेके नहीं बैठे? बहुत गलत बात है, बुक लेके बैठना चाहिए हमेशा। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं देख के आ रहा हूँ, है ना? मत सोचो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ देख भी रहा हूँ तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे ना। तो एब्सेशन मतलब जो बता रहा था वो गलत बता रहा था। ये एक्चुअली मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने लिख रखा था ना बुक में। तो एब्सेशन क्या होता है? नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ द मतलब कन्फ्यूजन नहीं होती, भूल जाता हूँ। तो ये होता है डिटैचमेंट। कन्फ्यूजन क्या ही होगी इसमें, बायो में कौन सी कन्फ्यूजन होती है? डिटैचमेंट होता है इसमें, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का, जैसे डेड लीफ या फिर पका हुआ पपीता, है ना? कैसे लिखेंगे? पका आम, कुछ भी लिख देना, कोई भी जानवर फल, ठीक है। तो वही है। तो वो डिटैचमेंट हो जाता है जब पार्ट्स का, या फिर ड्राई हो जाते हैं या फिर बुढ़े हो जाते हैं, तो प्लांट से वो सूखड़ जाते हैं, ठीक है। ऑफ द ओल्डर लीव्स एंड द फ्रूट्स, तो द मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल ऑक्सिलरी ब्लड्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बड इनहिबिट करता है लेटरल बड को, यानी कि वो डोमिनेटिंग होता है सब पर, है ना? सबका दादा बनता है। डी फॉर डोमिनेंट, डी फॉर दादा, दादा बनता है सबका। लिटिल ब्लड को बोलता है तुम लोग अपना काम करो ज़िंदगी में, मैं आगे बढ़ूंगा और तुम लोग यहीं मरो सड़ो पड़ो रहो। समझ रहे हो ना? मतलब जैसे ये प्लांट है तुम्हारा, ये देख लो ये प्लांट, ये इसकी जो टिप है, टिप ग्रो करती चली जाएगी, लिटिल ब्लड्स वैसे के वैसे रह जाएंगे, मतलब ग्रो करेंगे बट काफ़ी स्लो। तो इसका एक इलाज निकाला हम लोगों ने, हम लोग टिप को ही काट देते हैं, खचाप। अब क्या होगा? अब जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में जा रहा था टिप के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स अब कहाँ जाएगा? इन बर्ड्स को जाएगा। अब ये बर्ड्स ग्रो करेंगे, यानी ये देखो ग्रोथ दिख रही है। तो इस तरीके से तुम्हें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे भी तुम्हें ग्रोथ दिखेगी, वो भी साइड ब्रांच है, ध्यान से देखो तो। फिर फर्दर फिर से एपिकल बढ़ेगा, हम फिर से कट कर देंगे, तो इसकी वजह से हमें एक बुशी प्लांट मिलेगा, यानी कि उसके बहुत लीव्स होंगे और बहुत से ब्रांचेस होंगे। तो जिस प्लांट में हमें ज़्यादा लीव्स एंड ब्रांचेस चाहिए एंड हाइट छोटी चाहिए, उसमें हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसा हमें चाहिए होता है चाय में, है ना? चाय पीने का मन कर गया। So the growing medical bud inhibits the growth of the lateral auxiliary bud. The phenomenon is called apical dominance. The removal of the shoot tips, इस चीज़ को कहते हैं decapitation. एंड इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ द lateral buds होते हैं। एंड इट्स वाइडली अप्लाइड टू टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में ये चीज़ एप्लीकेशन होता है इसका। एंड हेज मेकिंग, है ना? मतलब क्या करते हैं, जैसे वो प्लांट है तुम्हारा, इसकी टिप को काट देंगे, तो वही समझाया ना, वही चीज़ है। क्योंकि टी प्लांट्स में तुम्हें लीव्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स चाहिए। हाइट कम रहेगी तो अच्छा है ना? लीव ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन तो लीव ज़्यादा करने के लिए काम यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं क्या हम लोग? ठंगू ठंगू, चिंता मत करो, सब समझ आएगा। ऑक्सीजन इंक्लूड पार्थेनोकॉपी। एग्जाम्पल इंड्यूस का पार्थेनोकॉपी, ये चाहता है पार्थेनोकॉपी हो, ठीक है। ये बहुत ही गंदा बच्चा है, पार्थेनोकॉपी करवाना चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल इन टोमेटोज में ये काम कराता है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना देता है, ठीक है। द वाइडली यूज्ड एज herbicides 2,4-D is widely used to kill dicotyledonous weed। तो हाँ, इनका बैड साइड है, नेगेटिव साइड, डार्क साइड, ठीक है। तो ये डार्क साइड क्या है? दे डू नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट। तो ये अफेक्ट नहीं करते हैं मैच्योर मोनोकॉट्स को, बट डाइकॉट वीड्स को ये मार डालेंगे,
तो काफ़ी सही है. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द वीट फ्री लॉन्स बाय द गार्डनर्स. ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स द सेल डिविजन. तो जाइलम डिफरेंशिएशन सेल डिविजन में भी इसका रोल है. Gibberellin are the another kind of the promotory PGI, and they are more than 100 gibberellin reported. They are widely different organisms such as fungi and higher plants, है ना. तो बहुत सही है. They are denoted by GA1, GA2, GA3 ऐसे ऐसे इनका काम है. However, गिबेरेलिक एसिड जिसे हम कहते हैं GA3 को was one of the first गिबेरेलिन जिसको डिस्कवर किया गया, एंड वही आज भी सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है. तो GA आर द एसिडिक and they produce wide range of the physiological responses in the plants. Their ability to cause increase in the length of the axis is also used to increase the length of the grape stalks. ग्रेप स्टॉक सब तुम्हें सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्रेप स्टॉक की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या यूज़ होता है, तुम्हारा होगा GA3 आंसर, गिबेरेलिक एसिड. ठीक है. तो गिबेरेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू एलोंगेट, इम्प्रूव द शेप. दे ऑल्सो डिले द सेनेसेंस, यानी कि बुढ़ापे को रोकते हैं ना, बुढ़ापे की बीमारी. Thus the fruits can be left on the tree for longer so as to extend the market period. तो GA3 is used to speed up the malting process. malting करते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री में, यानी कि बियर मेकिंग इंडस्ट्री में माल्टिंग होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, प्रोसेस को स्पीड अप करता है. शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स एज शुगर इन देयर स्टेम्स. स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिबरेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम. तो बहुत सही है ना, लेंथ बढ़ेगी तभी तो मजा आएगी. सो दस इंक्रीजिंग द यील्ड एज मच, मतलब देखो 20 टन पर एकड़ तक की यील्ड बढ़ा सकता है. तो स्प्रेइंग इन जिबरेलिन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स तुम्हारे वो कौन सा आते हैं इसमें कुछ, ठीक है. तो जिबरेलिन यानी कि बचपन में बच्चे कॉनिफर्स पे जब स्प्रे करोगे तो इट हैशन्स द मेजॉरिटी पीरियड हैज लीडिंग द अर्ली सीड प्रोडक्शन. तो गिबरेलिन ऑल्सो प्रमोट ब्लोटिंग, नहीं बोल्टिंग, यानी कि इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग. ठीक है. इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट. रोजेट यानी कि रोज़ जैसा दिखता है. ठीक है. कैबेज जैसा रोज़ जैसा नहीं है, उसके पत्ते अरेंजमेंट यार. साइटोकाइनेंस देयर स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस पता है ना, सेल डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इस तरीके से. साइटोकाइनेसिस और डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, इनको काइनेटिन की तरह डिस्कवर किया था, विच इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन एंड प्यूरिन. ठीक है. एंड फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA. ऑटोक्लेव्ड हेरिंग क्या होता है? ऑटोक्लेव्ड यानी कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर एक कंटेनर होता है, उसमें हेरिंग फिश जो होती है ना, उसका कुछ प्रोसेस करते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, एंड उसका जो स्पर्म का DNA होता है उससे मिलता है इनको काइनेटिन. ठीक है. सो हेरिंग एक फिश है. Carnitin does not occur naturally in the plant. Such of the natural substance with the cytokinin-like activities led to the isolation of zeatin from the corn kernels. तो carnitin जो कि कॉर्न कर्नल्स में मिला, यानी कि कॉर्न के जो सीड्स होते हैं ना, जो तुम खाते हो वही होते हैं कॉर्न कर्नल्स, उसको zeatin कहता है. ठीक है. सो एंड कोकोनट मिल्क में. Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds of the cell division promoting activity have been identified. तो natural cytokinins are synthesized in the region where the rapid cell division occurs. तो उस जगह पर ये लोग पाए जाते हैं जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है. ठीक है. सो वहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल रूट एपिसिस में, शूट बड्स में, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा. ठीक है. दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट in the leaves, later shoot growth, adventitious shoot formation. Cytokinins help to overcome the apical dominance. ओके. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो एपिकल डोमिनेंस हम कैंची से काट के ला रहे थे, मतलब कम कर रहे थे, वो ये खुद से कर देते हैं. एंड दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी कि किसी एक के पास नहीं खाना कलेक्ट होने देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि मोबिलाइज हो जाए. ठीक है. जिसकी वजह से बुढ़ापा देर में आएगा. Ethylene is a simple gaseous feature and is synthesized in a large amount by the tissue undergoing the senescence. जो बेचारे बुढ़े हो चुके हैं और ये पक चुके हैं फ्रूट्स, उनमें ये चीज़ मिलेगा. ठीक है. एंड ये दोनों वैसे एक ही बात है लगभग, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो. इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑफ द प्लांट ग्रोथ, द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, मतलब सीडलिंग एंड द स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन ऑफ द डाइकोट सीडलिंग.
and ethylene promotes the senescence and the abscission of the plant organs, especially the leaves and the flowers. Ethylene is the highly effective in fruit ripening. तो भाई फल पकाने में इनका बड़ा यूज़ रहता है. It enhances the respiration and the rate during the ripening. तुम देखोगे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोई एक भी पका हुआ फ्रूट दिखता है उसे कई सारे पके हुए फ्रूट्स के साथ है ना कंबल वम्बल ढक के, मतलब नहीं कंबल नहीं, गाँव में ऐसा मैंने देखा था करते हैं. शायद यही रीज़न होगा उसका. मतलब कई सारे फ्रूट्स को एक साथ रख देते. कच्चे आम होते हैं ना, तोड़ तोड़ के लाके उसको रख देते हैं पके आमों के साथ. क्या होता है कि उसमें इथाइलिन होगा तो बाकी आम भी पक जाते होंगे. Maybe it enhances the respiration during the ripening of the fruits. This rise in the rate of respiration called respiratory climatic. So ये respiration को भी enhance कर देता है जब फल पक रहा होता है. ठीक है, और इसको हम रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं. तो सीधा पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, का तुम्हारा आंसर होगा इथाइलिन. इथाइलिन ब्रेक द सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी में होता है ग्रो ना करना. ठीक है, ग्रोथ रुक जाना, डॉर्मेंसी. सो इथाइलिन ब्रेक द सीड बड डॉर्मेंसी. तो यानी कि सीड ब्लड को ग्रो करवाएगा, है ना, सबके करवाएगा, प्रमोटिंग है ना ये. इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ द पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग और पोटैटो ट्यूबर्स, है ना. पोटैटो ट्यूबर्स से वो आँखें निकलती हैं जो उसकी. इथाइलिन प्रमोट द रैपिड इंटरनोडल पेटियोल एलोंगेशन ऑफ द डीप वाटर राइस प्लांट्स. राइस प्लांट्स जो कि बहुत पानी के अंदर है उनका जल्दी जल्दी इंटरनोडल पेटियोल का एलोंगेशन कराता है ताकि वो लगभग पानी के बाहर आ जाए. इट हेल्प द लीव्स ऑफ द अपर प्लांट ऑफ द शूट दैट रिमेन अबव वाटर. ठीक है. इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट द रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, thus helping the plant to increase their absorption surface. काफ़ी काम करता है ये. Ethylene is used to initiate flowering for synchronizing the fruit set in pineapple, ताकि फ्रूट सब एक साथ सेट हो. इसका सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है. फ्लावरिंग इसलिए साथ में कराता है. Also induces the flowering of the in the mango. Since the ethylene regulates the so many physiological processes, it is one of the most widely used feature in the agriculture. The most widely used the compound is the source of ethylene is the ethepon. ये भी याद रखना यार. Ethepon is aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plants and release ethylene slowly. And ethepon hastens fruit ripening in tomatoes and apples and accelerate the abscission in the flowers and the fruits. And thinning of the cotton, cherry, walnut, 3 of the cotton, cherry and walnut. It promotes the female flower in cucumber, thereby increasing the yield. तो तुम समझ गए. ओके, अब एक एब्सिकिसिस, क्या रीड करेंगे यार इसको? Abscisic. As mentioned earlier, the ABA was discovered for the regulation of the abscission and dormancy. ठीक है, दोनों ही काम करता है. पत्ते झड़ाएगा, उनको ग्रो होने से भी रोकेगा, यानी कि डॉर्मेंसी करेगा. So but like the PGRs, it has a wide range of effects of the plant growth development. यानी कि syllabus तुम्हारा बढ़ेगा. It acts as a general plant growth inhibitor and as an inhibitor to plant metabolism. ABA inhibits seed germination को inhibit कर देगा. देखो germination, देखो seed germination इस वजह रोक रहा है क्योंकि harmful condition है. ऐसा नहीं है कि अच्छी condition है तो भी harmful है इसलिए वैसा कर रहा है ना, ताकि grow करने के चक्कर में वो बेचारा भूखा मरेगा. तो इससे अच्छा रुक जाए. So ABA stimulates the closure of the stomata. ABA क्या करेगा? इट्स क्लोजर करेगा स्टोमेटा को ताकि प्रोसेसेस रुकने लगे, सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करेगा. इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, देयर बाय ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेस हार्मोन. मतलब इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. क्या बोलते हैं इसलिए? ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन. ABA प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट. ये इतनी सीधी लाइन कैसे खिंच गई यार? वो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, द डॉर्मेंसी. By inducing dormancy, ABA helps in the seed to withstand the desiccation and the other factors unfavorable for the growth. In most of the situations, ABA acts as the antagonist to GA. Antagonist यानी कि दुश्मन है, जानी दुश्मन है उसका. ठीक है, GA का, क्योंकि वो बेचारा सब कुछ ग्रो करवा रहा है, ये सब कुछ रोक रहा है. So you may summarize that any in the early phase of the growth, differentiation and development of the plant, one or other PGR has some role to play. Such roles could be complementary and antagonist. Maybe सब लोग मिलकर काम करें, maybe opposition में काम करें. These could be individualist or synergist.
तो एक पर्टिकुलर पीजीआर भी काम कर सकता है, सब सिंक में एक साथ भी काम कर सकता है. So similarly, there are the number of events in the life cycle where the PGR interact and affect that event. Dormancy in seeds, buds, abscission, senescence, apical dominance. यहाँ हर जगह PGR involvement है. Remember, the role of the PGR is the only one kind of the intrinsic control, and along with the genomic control and the extrinsic factors, they play an important role in the plant growth and development. Many of the extrinsic factors, such as the temperature, light, control the plant growth and development via PGR. Some such events could be vernalisation, flowering, dormancy, seed germination, plant movements, etc. एक से अगर तुम लोग फ़ोन में देख देख के पक गए होगे तो अपनी आंखें बंद करो, एक बार मैं चेक कर लूँ कि मैंने कोई तुम्हें पॉइंट बताना भूला तो नहीं हूँ. जहाँ पे देखो, ये मतलब मैंने जैसे रीड करके निकल गया था मैं, धन्य मैंने. यहाँ पे डेसिकेशन लिखा है ना, डिसिकेशन विथ स्टैंड, यानी कि रोकता है ना, संभाले रखता है. डिसिकेशन होता है एक्सट्रीम ड्राइनेस, ठीक है, जब ड्राइनेस होती है ड्यू टू ड्रॉट या फिर एनी रीजन, पानी नहीं दोगे पौधों को, तब ये सब चीज़ें होंगी. ठीक है, तो इतना ही था. चलो अब जल्दी से ख़त्म करते हैं, एक पेज बचा है बस. फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म, सो एक पेज मतलब बुक के हिसाब से एक पेज. फोटोपीरियोडिज्म क्या है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ द प्लांट रिक्वायर द पीरियोडिक एक्सपोजर टू द लाइट इंड्यूस्ड फ्लावरिंग. देखो कुछ प्लांट को ना कुछ एक पर्टिकुलर एक्सपोजर चाहिए लाइट का, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे, है ना. नखरेबाजी वाले हैं. देखो यहाँ पे लाइट, सनलाइट यहाँ पे आ गई, ठीक है, सनलाइट है, कोई फ्लावरिंग नहीं है, अचानक से फ्लावरिंग हो गई, ठीक है. इस पॉइंट पे फ्लावरिंग हो गई, इसको बोलते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड, ठीक है. इसके ऊपर जब जाएगा तभी फ्लावरिंग होगी. मान लो उस दिन बारिश होने लगी, तो इस पॉइंट पे मान लो बारिश होने लगी, तो इतनी देर सनलाइट रही तो फ्लावरिंग नहीं होगी उस दिन. शॉर्ट डे प्लांट, इसमें क्या होता है, हमेशा फ्लावरिंग रहेगी, बट ज़्यादा सनलाइट आ गई तो फ्लावरिंग नहीं रहेगी. मान लो 6 घंटे तक सही था, मान लो 7 घंटे उस दिन सनलाइट रही ज़ोरदार वाली, कुछ गर्मियों में ज़्यादा बड़े दिन होते हैं, हो सकता है. सो उस दिन क्या होगा, फ्लावरिंग ही नहीं होगी, मतलब उस दिन फ्लावरिंग फिर बंद हो जाएगी. और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वेजिटेटिव मैच्योरिटी पे आ गए तो ज़िंदगी भर फ्लावर करते रहेंगे, जब उनको मन करेगा करते रहेंगे, ठीक है. सो फोटो पीरियोडिज्म यही होता है. तो स्किप कर दें इसको, देख लो, रीड कर लेते हैं एक बार. इट ऑल्सो सीन दैट द प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन होता है. तो मतलब तुम देख सकते हो कि प्लांट को आइडिया रहता है कि कितने घंटे सनलाइट रही है ना. तो वो लोग इस चीज़ को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अगर देखा जाए तो एक नज़रिए से. प्लांट को आइडिया रहता है कितने घंटे सनलाइट रही. फॉर एग्जाम्पल, some plant require the exposure of light at the period exceeding the well-defined the critical duration, while the other must have exposure to the light periodic less critical duration before the following is rated. The former blah, 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 blah. The critical duration then the different plants. तो अलग अलग प्लांट में ना ये क्रिटिकल ड्यूरेशन वेरी करेगा, ठीक है, सबका अपना अपना होता है. देयर आर मेनी प्लांट however where there is no correlation. ओके ये चीज़ हम देख चुके हैं, उसे डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं, डे न्यूट्रल कहते हैं. इट इज़ नाउ ऑल्सो known that not only the duration of the light period but also the duration of the dark period is also. फालतू की बात है यार, मतलब मुझे तुम बताओ, अगर 6 घंटे दिन है और मतलब शाम इस एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली कहना चाहिए इनको कि शाम लंबी और कम या ज़्यादा हो सकते हैं ना, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उससे रात कम या ज़्यादा है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा. Hence, it can be said that the flowering in a certain plant depend on not only on the combination of light and dark exposure but also on the relative duration. 6 घंटे दिन होना चाहिए, 4 घंटे घंघोर रात होनी चाहिए, तभी हम फ्लावरिंग करेंगे. ये नखरे हैं प्लांट्स के. सो दिस मतलब दोनों पे डिपेंड करते हैं. सो दिस रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट द पीरियड ऑफ द डे एंड नाइट इज कॉल्ड एज photoperiodism. And it is also interesting to note that while the shoot apices modify themselves in the flowering apices prior to the flowering, shoot apices of the plant by themselves cannot perceive the photoperiodism. Side of the perception of the light and the dark duration are the leaves. फ्लावर खुद नहीं
अंदाज़ा लगाता है कि कितना सनलाइट है, लीव्स करते हैं। तो एक हाइपोथेसिस है जो कहती है, मतलब अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्लावर है, ये तुम्हारा लीफ है, ये तुम्हारी सन है। सनलाइट इस पर पड़ेगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर्स रेगुलेट होंगे, वो यहाँ पर लीफ फ्लावर तक जाएंगे, फ्लावर खिल जाएगा। तो तब खिलेगा जब लाइट आएगी, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि साइड, लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन कहाँ पे हुआ? डिटेक्शन तो पत्ते पे ना, वही चीज़ बता रखी है। सो इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, जो कि लीव्स में होगा, एंड वहाँ पे जब सनलाइट के प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा एंड वो फ्लावर तक माइग्रेट करेगा। तो हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट टू द लीव्स टू द शूट एपिसेस, है ना, फ्रॉम लीव्स टू द शूट एपिसेस, मतलब जहाँ पे फ्लावर है, फॉर इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग ओनली व्हेन द प्लांट आर एक्सपोज टू द नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड, ठीक है, जितना उनको लाइट चाहिए। वर्नलाइजेशन क्या होता है? सीधे शब्दों में बताऊँ एक लाइन में, वर्नलाइजेशन मतलब होता है ठंडक। ये जो प्लांट है ना, इनको ठंडी बड़ी पसंद है, मेरी तरह। ठंडी और ठंडा मौसम है एकदम, तो ठंडा होता है तब ये ग्रो करते हैं, नहीं तो ग्रो ही नहीं करते। तो दीज आर द प्लांट एट द फ्लावरिंग ईदर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लो टेम्परेचर। टेम्परेचर लो है तभी हम ग्रो करेंगे। इस चीज़ को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट टू द ग्रोइंग सीजन। प्रिकॉशियस होता है बच्चों में कुछ ऐसी बड़ों वाली हरकतें आ जाना, एंड दैट इज़ नॉट गुड। सो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करते हैं। प्लांट के लिए भी गुड नहीं है, इंसानों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। कोई बच्चा है, बच्चे की तरह रहना चाहिए, ठीक है। सो वही होता है। तो प्लांट में जल्दी अगर हो जाएगा ना, तो जल्दी फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे मान लो, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि फिर वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेम चीज़ ह्यूमन्स पे अप्लाई होती है, सेम चीज़ प्लांट पे अप्लाई होती है। कभी पूछो अपने मम्मी पापा से कि अगर छोटा प्लांट है मान लो आम का, जल्दी अगर उसमें फ्रूट लग रहा है तो वो अच्छा होता है, या वो पूरा ग्रो कर जाए फिर उस पर फ्रूट लगे वो अच्छा होता है? तो तुम्हें पता चलेगा आंसर। सो इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इट enables द प्लांट टू हैव अ सफिशिएंट टाइम टू रीच एट द मैच्योरिटी। तो आराम से मेच्योर हो जाए, फिर अपना काम करते रहे। वर्नलाइजेशन रेफर्स टू स्पेशली ड्यू द प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग बाय द पीरियड ऑफ द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर है तो काम होगा। सम इंपॉर्टेंट फ्रूट प्लांट जैसे कि वीट, बार्ली, राई हैव टू काइंड ऑफ वेराइटीज़, विंटर एंड स्प्रिंग वेराइटी। तो दो वेराइटी में भाई पाए जाते हैं, एक विंटर वेराइटी रहती है, एक स्प्रिंग वेराइटी रहती है। एंड द स्प्रिंग ग्रेन्स बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। क्या हो रहा है मुझे, चक्कर आने लगते हैं। द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग सीजन, एंड वो फ्लावर में हो जाते हैं, है ना, दे कम टू फ्लावर आराम से, एंड दे प्रोड्यूस ग्रेन्स बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, ठीक है। तो इनका जीवन तो आराम से। पर जो विंटर वेराइटीज़ होती हैं, इनको तो वैसे तो विंटर में लगाना चाहिए, मगर अगर तुम उसे स्प्रिंग में लगा दोगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगी फ्लावरिंग उसमें टू प्रोड्यूस अ मेच्योर ग्रेन एंड विद इन अ स्पैन ऑफ द फ्लावरिंग सीजन। कि जब फ्लावरिंग सीजन आएगा तब तक तो समर्स वगैरह चल रहे होंगे। सो हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, इसलिए उसे ऑटम में प्लांट करते हैं ताकि फ्लावरिंग सीजन में विंटर रहे, एंड दे जर्मिनेट ओवर द विंटर, एंड काफ़ी ये टाइम लेते हैं, एंड दे कम आउट एज अ स्मॉल सीडलिंग, रिज्यूम द ग्रोथ इन द स्प्रिंग, एंड दे आर हार्वेस्टेड यूजुअली इन द मिड समर। तो काफ़ी इनका स्लो ग्रोथ है एक तरीके से, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल ऑफ द, सॉरी, हाँ, थक चुका है मेरा गला। अनदर एग्जांपल ऑफ द वर्नलाइजेशन इज द सीन इन द बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स यानी कि 2 साल जिनकी ज़िंदगी रहती है ना। तो दे आर मोनोकार्पक प्लांट्स, दे आर नॉर्मली फ्लावर्स एंड द डाई इन द सेकंड सीजन, ठीक है। दूसरे ही सीजन में ये फ्लावरिंग भी करते हैं, फ्रूट्स पैदा करेंगे, सीड्स बनाएंगे और फिर मर जाएंगे सेकेंड ईयर में, सेकेंड सीजन में। सेकेंड ईयर कर लो, सीजन कर लो। सुगर बीट, कैबेज, कैरेट्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द बाइनियल्स, ठीक है। सब्जेक्ट में तो ग्रोइंग ऑफ द बाइनियल प्लांट द कोल्ड ट्रीटमेंट सिमुलेट द सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। कोल्ड ट्रीटमेंट से इनकी ग्रोथ को तुम तेज़ कर सकते हो। सीड डॉर्मेंसी, देयर इज अ सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट व्हेन द एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि जर्मिनेशन नहीं कर पाते जबकि एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, ठीक है। सच सीड्स आर अंडरस्टूड आर अंडरगोइंग द पीरियड ऑफ डोरमेंसी विच आर कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट आर अंडर द इंडोजिनियसली कंट्रोल और कंडीशंस विथ द सीड इटसेल्फ, ठीक है। तो वैसे तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, बट उसके अंदर जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं ना। सो पीरियड ऑफ डोरमेंसी यानी कि ग्रोथ रुकी हुई है उस सीड की। सो इम्परमेबल एंड द हार्ड सीड कोड द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल इनिवेटर सच एज एब्सिक एसिड जो होता है वो यहाँ पे खेला खेल रहा होता है।
phenolic acid and para-ascorbic acid, and immature embryos are some of the reasons which cause the dormancy. Dormancy क्यों कर रहे हैं? देखो immature है तुम्हारा एम्ब्रियो, तो अभी सीड ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए शांत हो जाओ, बैठे रहो अपना चुपचाप, जबकि फेवरेबल कंडीशन है, ध्यान रखना, फेवरेबल कंडीशन होते हुए। डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू द नेचुरल मीन्स बाय द वेरियस अदर मैन मेड मेजर्स। तो भाई देखो, जिस चीज़ जो सीड ग्रो ही नहीं कर रहा है वो तुम्हारे लिए तो वेस्ट है। फार्मर्स को ऐसा तो नहीं चाहिए, उनको तो सीड ग्रो करवाना है, तो उनको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द सीड कोड बैरियर इन द सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय द मैकेनिकल एप्स, उसमें एक सुई चुभा देता है ना, सैंड पेपर, नाइव्स। सो उससे क्या होगा, विगरस शेकिंग कर सकते हो तुम उसकी। सो इन नेचर दीज एब्रेशन आर कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल एक्शन passes through the digestive tract of the animals, and the effect of the, ये होता क्यों है? क्योंकि microbial action the passage of the digestive tract of the animals, and effect are inhibitory substance can be removed by subjecting the seed to the chilling conditions। इससे भी तुम इसे रिमूव कर सकते हो, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को चिलिंग कंडीशन में डाल के, एंड बाय एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स, जैसे गिबरेलिक एसिड डाल सकते हो, नाइट्रेट डाल सकते हो, तो तुम कुछ जुगाड़ वगैरह कर सकते हो, तो वो फिर से ग्रो करने लगेगा। चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइट एंड टेम्परेचर, ऑल्सो अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मज़े करो।